हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा विषय है कंक्रीट टेस्ट। जो भी हम किसी साइट पर जाते हैं तो जो भी हमारा कंक्रीट होता है उसमें हम कितने प्रकार का टेस्ट वहां पर तुरंत साइट पर ही किया जाता है, ताकि जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन कार्य है उसकी स्ट्रेंथ को हम पहले से ही ज्ञात कर सके। उसके लिए हम कंक्रीट टेस्ट को करते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये जो कंक्रीट टेस्ट है कितने प्रकार से हम लोग वहां पर करते हैं। हम इन्हें क्रम से देखेंगे। पहला स्लम टेस्ट, दूसरा क्यूब टेस्ट, तीसरा टेम्परेचर टेस्ट और चौथा रिबाउंड हैमर टेस्ट। आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि ये जो भी टेस्ट है पहले हम यहाँ पढ़ाएंगे, फिर उसका जो प्रैक्टिकली वीडियो है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद इसमें हम क्रम से ये भी देखते हुए चलेंगे कि इसका जो आईएस कोड है वो क्या कहता है, और इससे रिलेटेड जो इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं उसको भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट हम क्यों करते हैं? पहला सवाल यही आता है कि जब भी हमारा साइट पर कोई भी मटेरियल आता है कंक्रीट का, तो तुरंत हम उसका सबसे पहला टेस्ट करते हैं स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट क्यों करते हैं? स्लम टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम उस कंक्रीट का वर्केबिलिटी चेक कर सके। अब सवाल ये आता है वर्केबिलिटी क्या होता है? तो यदि आसान भाषा में हम समझे तो किसी भी कंक्रीट मिक्सचर को, हम कंक्रीट मिक्सचर क्या होता है, मतलब गिट्टी, बालू, सीमेंट आदि को जब भी हम मिला देते हैं तो वो होता है कंक्रीट का मिक्सचर। उसमें सिग्रीगेशन, यानी यदि हम कंक्रीट को लाकर ऐसे रखें तो उसमें जो होता है ना गिट्टी बालू अलग अलग हो जाना, उसी कहते हैं सिग्रीगेशन। और ब्लीडिंग को हम इसके थ्रू ज्ञात करते हैं। ब्लीडिंग में हम पानी की मात्रा जब भी अधिक कर देते हैं उसमें से रिसाव होने लगता है। उसको ज्ञात करने के लिए हम स्लम टेस्ट का प्रयोग करते हैं। वर्केबिलिटी माने किसी भी जो हमारा कंक्रीट है उसको आपस में मिला देना और आसानी के रूप से ही उसको फैला देना, वही हमारा इसका वर्केबिलिटी होता है। जितना वो अच्छा होता है उतना उसका वर्केबिलिटी भी हमें अच्छी प्राप्त होती है। उसमें मेहनत भी कम लगता है, श्रम भी कम लगता है। इसीलिए इसको करने के लिए सबसे पहले स्लम टेस्ट का ये आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। ये कोनिकल होता है। इसकी जो टोटल ऊंचाई होती है वो होती है 300 mm। जो इसका ऊपरी डाया होता है वो होता है 100 mm, और जो निचला डाया होता है वो होता है 200 mm। इसको इस परीक्षण को करने से पहले ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको अच्छी तरह से पहले ऑयलिंग किया जाता है, ताकि जो भी ये कंक्रीट है इसके दीवारों पर चिपके ना, और ये जो आसानी से उठाने पर कंक्रीट आसानी से प्रॉपर रूप से वो फैल सके। इसमें करते क्या है, इसमें हम 4 लेयर में कंक्रीट को भरते हैं। 4 लेयर में कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि 4 लेयर भरते हैं कि 3 लेयर भरते हैं। इसमें जब भी हम स्लम टेस्ट करते हैं इसमें हम इसको 4 लेयर में भरते हैं। 75-75 mm करके इसको हम 4 लेयर में इसको भरते हैं। और जो क्यूब टेस्ट करते हैं हम कंक्रीट का क्यूब टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए, उसमें हम 3 लेयर भरते हैं। इसमें 4 लेयर भरते हैं, और प्रत्येक लेयर में हम 25 से 28 बार इसमें टैपिंग करते हैं। टैपिंग करने के लिए हमारे पास 600 mm की एक राड होती है, या स्टील की होती है राड। वो 600 mm लंबी होती है और 16 mm उसका डाया होता है। उससे हम पहली लेयर में इसमें कंक्रीट को हम भरते हैं। उसके बाद इसमें 25 से 28 बार उसमें टैपिंग करते हैं। टैपिंग इसलिए करते हैं ताकि इसमें जो एयर बबल है वो बाहर, जैसे होता है ना, इसमें जब भी कोई बर्तन है इसमें कोई भी मटेरियल भरते वो प्रॉपर रूप से उसमें बैठ नहीं पाता है किनारे पर। उसके लिए जब भी हम टैपिंग करते हैं तो उसका जो एयर बबल है वो निकल जाता है। इसलिए हम इसमें टैपिंग करते हैं कि ये अच्छी प्रकार से उसमें बैठ जाए। उसके बाद हम इसमें दूसरा लेयर भरते हैं। फिर से हम 25 बार या 28 बार टैपिंग करते हैं। फिर तीसरा लेयर भरते हैं, फिर चौथा लेयर भरते हैं। चौथा लेयर जो इसका चौथा लेयर है उसको भरने के बाद इसका जो ऊपरी सतह उसको प्रॉपर रूप से प्लेन कर देते हैं। अब इंटरव्यू में क्या सवाल पूछता है कि इसकी टोटल ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी जो टोटल ऊंचाई कितनी होती है? 300 mm होती है। और इसका निचला डाया होता है 200 mm, जो ऊपरी डाया होता है वो होता है 100 mm। और
कभी कभी ये भी सवाल आता है कि इसमें जो जिस राड से हम इसमें टैपिंग करते हैं उसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, वो होती है 600 mm और उसका डाया कितना होता है 16 mm। ये सवाल जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके बाद क्या करते हैं इसमें जब हम अपना कंक्रीट का मिक्सचर भर लेते हैं, उसके बाद ये जो होता है ना, ये बोल्ट से कसा होता है स्क्रू से, उसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको थोड़ा सा राउंड शेप में घुमाकर और उसको धीरे धीरे उठा लेते हैं। जब भी हम उठाते हैं तो कंक्रीट इसमें ऐसा होता है ना, फैलता है। जैसे ये हमारा प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर हमने ये कोनिकल इसका रखा है, इसके अंदर हमने कंक्रीट का मिक्सचर बनाया। जब भी हम इसको उठाएंगे ये जो कंक्रीट का मिक्सचर है ये किनारों के रूप में ऐसे फैल जाएगा। फैलने के बाद हम इसका जो स्लम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको इसके साइड में रखते हैं। साइड में रखने के बाद ये जो राड है इसके ऊपर रखकर, इसके ऊपर जब भी हम रखते हैं तो उसके बाद इसके और ये जो कंक्रीट है जो फैल के जितनी ऊंचाई तक गिरा है उसके बीच की दूरी को हम लोग मेजर करते हैं, वही इसका स्लम वैल्यू आता है। तो हम देखते हैं कि जो भी हमारी फुटिंग होती है, मतलब जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन कार्य होता है, उसमें हम जो भी हमारा स्लम वैल्यू है वो कितना होगा तो हम उसका किन किन जगहों पर प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आता है जो भी हमारी बड़ी फुटिंग होती है उसके लिए, या जो लाइट फुटिंग होती है जिसमें सरिया दूर दूर होता है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन कार्य है उसमें जो बड़ी बड़ी फुटिंग है, सरिया जो दूरी पर स्थित होती है उस पर हम 25 से 75 mm का इसका जो स्लम वैल्यू है वो आना चाहिए। उसके बाद जो कैनाल है या जो स्लैब है उसके लिए जो स्लम वैल्यू आता है वो आपका 75 से 100 mm के करीब आता है। उसके बाद आता है कि जो हम पंप द्वारा कंक्रीट को जब भी हम भेजते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसमें क्या होता है कि हमारा पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे उसका जो स्लम वैल्यू है वो भी ज्यादा आता है। उसमें इसका जो स्लम वैल्यू है वो 100 से 150 mm के बीच में आना चाहिए। उसके बाद आइए अब हम देखते हैं जो स्लम टेस्ट है वो कितने प्रकार से किया जाता है या कितने प्रकार से होता है और जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो स्लम टेस्ट है वो कितने प्रकार से हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला है ट्रू स्लम, दूसरा है शेयर स्लम, और जो तीसरा है कोलैप्स स्लम, और चौथा है जीरो स्लम। इसको हम 4 प्रकार से इस स्लम टेस्ट को हम प्रस्तुत करते हैं। पहला है ट्रू स्लम। ट्रू स्लम में इसका जो बॉन्डिंग होता है आपस में वो एक अच्छी प्रकार से गुथा हुआ होता है। इसमें ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन की समस्या नहीं होती है। ये एक अच्छा कंक्रीट माना जाता है। इसमें क्या होता है, जब भी हम जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जब भी हम इसको उठाते हैं तो इसका जो स्लम वैल्यू है वो कम आता है, मतलब 25 से 75 mm के बीच में इसका हमें प्राप्त होता है। उसका आता है शियर स्लम। ये क्या होता है, इसमें जो बाउंडिंग होती है वो अच्छी प्रकार से नहीं होती है, इसमें सेग्रीगेशन ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, जब भी हम कोन को उठाते हैं तो एक राउंड शेप में घूमकर एक ही तरफ गिर जाता है। उसके बाद आता है कोलैप्स स्लम। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग की समस्या ज्यादा होती है, इसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाता है। पंपिंग वाला जो हम बताए 100 से 150 mm के बीच में होता है, ये उससे भी ज्यादा इसका स्लम वैल्यू आता है। इसमें जैसे ही हम कोन को उठाते हैं वो तुरंत फैल जाता है, ताकि जिससे इसका जो स्लम वैल्यू है वो बहुत ज्यादा आता है। उसका आता है जीरो स्लम। जीरो स्लम को हम एक प्रकार से मतलब इसका हम प्रयोग उतना नहीं करते, क्योंकि जब भी हम इस कोन को उठाते हैं ये कंक्रीट हुबहू उसी के शेप का हमें प्राप्त होता है। सबसे अच्छा इसमें ट्रू स्लम को माना जाता है। इसमें बॉन्डिंग अच्छी होती है, ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन नहीं होता है। ये हुआ आपका स्लम टेस्ट। अब इसका जो प्रैक्टिकली वीडियो है अब
अब हम देखते हैं अपना दूसरा टेस्ट, क्यूब टेस्ट। क्यूब टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा कंक्रीट आया है उसका जब हम कास्टिंग कर देंगे, जब भी हम अपना बिल्डिंग बना दें, तो उस पर जो लोड आ रहा है वो कितना सह सकता है, उसके लिए हम क्यूब टेस्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास 150 mm का एक बॉक्स होता है, मतलब सांचा बोल सकते हैं उसको। उसमें हम अपने कंक्रीट को 3 लेयर में भरते हैं। पूछा जाता है स्लम टेस्ट में हम 4 लेयर में भरते थे, और जो हमारा क्यूब टेस्ट है इसमें हम 3 लेयर में भरते हैं और 35 बार इसमें हम टैपिंग करते हैं। टैपिंग करने के लिए हम 600 mm के राड का प्रयोग करते हैं और 16 mm उसका डाया होता है, ये भी पूछा जाता है। उससे हम इसमें 3 बार कंक्रीट को 50-50 mm करके भरते हैं और इसको टैपिंग करते हैं, और इसको पूरा भरने के बाद इसके ऊपरी सतह को प्लेन कर देते हैं। उसके चारों तरफ पहले हम ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग करते ताकि क्यूब है उसका जो बाहरी परत है उस पे वो मटेरियल वो उस पर पकड़े ना। उसके बाद इसको हम 24 घंटे बाद इसमें से निकाल कर इसको सूती बोरे को भिगोकर उससे हम इसको ढक देते हैं। इसका टेम्परेचर बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री होना चाहिए, चाहे हम पानी में करें या पानी से बोरे से इसको हम ढक कर करें। उसके बाद इस क्यूब को 7 दिन बाद कई लोग टेस्ट करते हैं, कई लोग 28 दिन बाद टेस्ट करते हैं। इसको निकालने का होता है एक यूटीएम मशीन होता है। यूटीएम मशीन का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। वो मशीन कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। ये आपका हुआ यूटीएम मशीन। ये 2 प्रकार से होता है, एक इलेक्ट्रिकली होता है मतलब मशीन द्वारा, एक होता है हस्तचलित, हम अपने हाथों के द्वारा इस पर हम प्रेशर देते हैं। ये होता है इसका निचला जबड़ा होता है, ये होता है इसका ऊपरी जबड़ा। इसके बीच में हम अपने क्यूब को रखते हैं। उसके बाद हम इस पर लोड हम देते हैं। यहां पर इसका कांटा लगा होता है जो मेजर करके बताता है इस पे हम कितना लोड दे रहे हैं, और ये लोड इस पर तब तक लगाता है जब तक कि हमें इस पर कोई दरार दिखाई न देने लगे। जैसे इस पर दरार दिखाई देने लगता है ये कांटा उसी पर रुक जाता है और इसका प्रेशर रिलीज हो जाता है। उसके बाद हम इसके लोड को निकालने के लिए इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आया है उसके लिए एक सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, लोड अपॉन एरिया। आइए हम देखते हैं कि इसका जो लोड है वो कितने दिनों पर हमें कितना प्राप्त होता है। यदि हम उस क्यूब का 1 दिन पर टेस्टिंग करें कास्टिंग के 1 दिन बाद, तो उसका जो वैल्यू आता है 16%, 3 दिन बाद करते हैं तो 40%, 7 दिन बाद करते हैं तो 65%, 14 दिन बाद करते हैं 90% और 28 दिन बाद करते हैं तो 99% आता है। इसमें हम जिस ग्रेड के सीमेंट का प्रयोग करते हैं, मानिए हमने M30 ग्रेड के सीमेंट का हमने प्रयोग किया, इसको निकालने के लिए हम 30 इंटू कितने दिनों बाद हम उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लें उसका हम इस वैल्यू से लेकर इसमें इंटू करेंगे। माना हमने इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 7 दिनों बाद हमने इसको निकाला है, तो इसका वैल्यू 65/100 करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो 90.5 आएगा। यदि इस सूत्र को लगाने के बाद लोड अपॉन एरिया, यदि उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 19.5 यानी 20% जो 20 है 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से यदि वो ज्यादा आता है तो इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो अच्छा है, मतलब ये जो हमारा प्रैक्टिकल है वो पास है। यदि इससे कम आता है तो वो फेल है, मतलब
अपना एक अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट देखते हैं, टेम्परेचर टेस्ट। इंटरव्यू में अधिकतर पूछा जाता है कि जब भी कोई कंक्रीट आता है कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। एक जो अच्छा कंक्रीट होता है उसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 26 डिग्री, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 35 डिग्री। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो टेम्परेचर मीटर होता है, जो जिसके द्वारा हम इसके टेम्परेचर को नापना पर भी होता है, वहां पर हम जाते हैं और इसके नीडल को 3 इंच लगभग उसके अंदर तक हम डालते हैं, और उसके पश्चात हम इसके मान को देखते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल कर देखते हैं, परंतु इसको बाहर निकाल कर नहीं देखा जाता है। इसको 3 इंच अंदर कर कर और लगभग 2 मिनट बाद हम इसके रीडिंग को पढ़ते हैं। इसका जो डिग्री आना चाहिए और जो मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए वो आपका 35 डिग्री आना चाहिए। कभी कभी कंस्ट्रक्शन कार्य जब भी हम वातावरण के प्रभाव से इसका जो वैल्यू है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, परंतु उससे कोई उतना नुकसान नहीं होता है। इसके आता है हमारा चौथा रिबाउंड हैमर टेस्ट। ये आपका एक, देखिए कोई भी हम कंस्ट्रक्शन कार्य कर रहे हैं उसकी मजबूती को चेक करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक होता है विनाशकारी, एक होता है गैर विनाशकारी। विनाशकारी में क्या होता है कि जब भी हम टेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग तोड़ देते हैं, तोड़कर हम लोग देखते हैं उसका जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है। तो इससे मान लीजिए हमने एक भवन बना दिया, उसके बाद हमें ज्ञात करना है कि उस पर कितना जो भी उसका वैल्यू है, लोड सहन कितना है। इसके लिए हम उसको तोड़ेंगे तो नहीं, उसके लिए हम अविनाशकारी परीक्षण करेंगे, जिससे हम उसका जो मान है वो भी निकाल लें, जितना उसका स्ट्रेंथ है, और वो टूटे भी ना। उसके लिए हम रिबाउंड हैमर टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जहां पर भी हमें टेस्ट मिनिमम हम 6 बार इसका रीडिंग लेते हैं, और जो मैक्सिमम होता है उसको हम 15 बार इसका रीडिंग को लेते हैं। इसको लेने के लिए हम किसी भी पिलर पे हम निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद इसको एक हैमर के अनुसार होता है, इसको जब भी हम कंप्रेस करेंगे तो एक स्प्रिंग होता है, वो झटके के साथ इसका रीडिंग हमें नोट कराता है। ये आपका उसका डायग्राम है। इस पे ये हमारा पिलर है, इस पे हमने इसको चोट दे रहे हैं और हमें यहां पर रीडिंग प्राप्त हो रहा है। इसको मान लीजिए हमने 6 बार इसका रीडिंग ज्ञात किया। कई बार हम 6 बार निकालते हैं, 10 बार, मतलब 6 और 15 के बीच में निकालते हैं। निकालने के बाद जो इसका मान है उसको हम कैसे निकालते हैं उसके लिए देखते हैं। मान लीजिए हमने इस पे 7 राउंड इस पे हमने हैमर टेस्ट को परफॉर्म किया। उसके बाद हमने 7 रीडिंग हमें मिली। इसको निकालने के लिए हमें जो मिनिमम और जो भी इसका मैक्सिमम होता है उसको हम निकाल लेते हैं। जैसे इसका मिनिमम 5 और मैक्सिमम इसका जो है 18, इसको हटाकर हम बाकी सबों को जोड़कर और उनकी संख्या से उसमें हम भाग देते हैं।